हेलो फ्रेंड्स। आइए मेरे चैनल गुड लक कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये घटना चक्र वर्ष 2026 का नवीनतम संस्करण है और इसका विषय है भारतीय संविधान। इसमें आज हम टॉपिक भारतीय शासन प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। वैसे शासन प्रणाली अन्य देशों की भी दी गई है इसमें, तो मुख्य रूप से भारतीय परिस्थितियों में क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और आज हम इससे संबंधित शासन प्रणाली से संबंधित PYQ को देखेंगे, ठीक है, जो आपके लिए अति लाभदायक होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ठीक है, ये दिया है इसमें व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। यही राज्य शब्द के बारे में बिल्कुल ठीक है, इसका ए आंसर होगा। तो ये आपका जो प्रश्न है ये IAS परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। व्याख्या में दिया गया है, राज्य शब्द का एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदायों से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक और वैदेशिक जो विदेशिक मामले हैं के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। मतलब उस पर वो पूर्ण रूप से संप्रभु हो, ठीक है, उस पर किसी का बाह्य नियंत्रण न हो। तो आगे दिया है इसमें राज्य के मूलभूत जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। यह नंबर 1 जनसंख्या, किसी देश में भाई जनसंख्या रहती है, दूसरे उसमें कोई सरकार या सत्ता होती है। नंबर 3 निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग होता है। और नंबर 4 संप्रभुता ये होती है, ठीक है। संप्रभुता के रूप में अभी ऊपर हमने पढ़ भी लिया। संप्रभुता में दिया है इसने, अर्थात वह अपने घरेलू और बाह्य निर्णय के संदर्भ में स्वतंत्र हो, ठीक है। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है और इसके बिना कोई भी राज्य राज्य की श्रेणी में नहीं आता। यहाँ राज्य शब्द का तात्पर्य देश से है, ठीक है, जैसे भारत, न कि यूपी और बिहार जैसे राज्य से मतलब है इसका, ठीक है। क्योंकि जो राजनीति विज्ञान की पुस्तक है उसमें राज्य शब्द का मतलब देश से है। इस आधार पर विकल्प ए इसमें ठीक दिया गया है। तो राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है विकल्प ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा है? अभी संप्रभुता पढ़ा है हमने ऊपर, ठीक है। तो संप्रभुता जो है वो राज्य तत्व का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। तो राज्य के जो हैं 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य के इन 4 तत्वों को संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण, इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता, ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर इसका जो कथन 1 है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल है। दूसरा दिया इसने, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत है। देखिए, राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है भारत ने स्वेच्छा से ग्रहण की है। कोई इंग्लैंड के राजा का हम पर प्रभुत्व नहीं है, उनकी बात मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, ठीक है। तो ये दूसरा गलत है, पहला ठीक है। तो ए आंसर हो गया इसका केवल 1। UPPCS मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया गया है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित
संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। इनमें सब में सर्वोच्च संविधान है। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी जो व्याख्या दी गई है वो पढ़ लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ठीक है, लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक और अर्ध लोकतंत्रात्मक। भारत में जो है शासन की जो प्रणाली है वो संसदात्मक है। ठीक है, सी आंसर हो गया इसका। देखिए, इसकी जो व्याख्या दी गई है, कार्यपालिका विधायिका संबंध के आधार पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सामान्यतः दो पद्धतियाँ होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, जो कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि संसद में कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद अपना विश्वास खो दे तो गवर्नमेंट चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि विधायिका का यदि विश्वास खो देती है कार्यपालिका तो गवर्नमेंट गिर जाती है या अपने पद से हट जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है? नहीं, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अभी ऊपर पढ़ा है हमने। ठीक है, कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यानी कि मंत्रिपरिषद भारत में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए। ठीक है ना, ये आईएएस परीक्षा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या कहती है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लोज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया है वही व्याख्या में दिया गया है, इसकी कोई नई चीज़ इसमें क्वेश्चन नंबर 8। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ये ब्रिटेन में की गई थी। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया है और एमपीपीसीएस में। इसकी व्याख्या है, वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो अधिकांश देशों में प्रचलित है सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली का आविर्भाव हुआ संसार में किसी भी देश में से पहले हुआ, यानी कि सबसे पहले ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है,
इसका मतलब ये है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। बी दिया है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। सी दिया है द्विसदनीय विधायिका है। देखिए ऐसा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली भी है, द्विसदनीय विधायिका भी है, और लेकिन न्यायिक पुनर्वाविलोकन जो है इंग्लैंड में नहीं है। जुडिशियल रिव्यू की जो प्रणाली है वो इंग्लैंड में नहीं है, भारत में है। और भारत में जो न्यायिक पुनर्वाविलोकन या जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। ठीक है, IAS एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया है भारतीय संसद प्रणाली में न्यायिक पुनर्वाविलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व और द्विसदनीय विधायिका भारत और ब्रिटेन दोनों की संसद प्रणालियों में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। एक दिया है इसने, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटेन के संबंध में जो कहा गया है वो भी ठीक है, और भारत के संबंध में जो कहा गया है वो भी ठीक है। देखिए भारत की संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित कैसे है कि यदि संसद या विधायिका कुछ भी कह लीजिए, कोई भी कानून या एक्ट पारित करे, ठीक है, या संविधान संशोधन करे, तो उस कानून या विधायन को उस सीमा तक सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है जहां तक वो संविधान के मूल ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में बात कही गई है। केशवानंद भारतीवाद 1973 जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया गया था, वो बहुत ही मशहूर निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कथन 1 है वो ठीक है बिल्कुल। दूसरा कथन है इसमें, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता के संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। जो मैंने अभी ऊपर बताया लगभग वही बात है दूसरे कथन में। तो कथन दोनों ठीक है, और ये दिया है सी में 1 और 2 दोनों ठीक है। ये IAS प्री एग्ज़ाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, दूसरी ओर भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की व्यवस्था है, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या ढांचे में परिवर्तन करने वाले कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार कथन 1 सही है। और कथन 2 के संबंध में जो तर्क दिया है इसने दिया है क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 145 सब क्लॉज 3 में प्रावधान किया गया है कि जिस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या जो न्यूनतम वो कितनी होगी, 5। तो संवैधानिक बेंच जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की कितने जजों से मिलकर बनेगी, कम से कम 5। ठीक है, इसका मतलब ये है।
इसे ही संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो ए दिया है संसदात्मक सरकार, बी दिया है अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार प्रणाली हमारे यहाँ नहीं है, अमेरिका में है। ठीक है, बाकी संसदात्मक सरकार भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, संघात्मक सरकार भी है। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी व्याख्या दी गई है। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार या शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है, बिल्कुल सही है। संसदीय पद्धति भी है और संसदीय पद्धति की सरकार भी है। संघीय नीति भी है। राष्ट्रीय पद्धति की सरकार 9। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया गया है, भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है। ठीक है, यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। जो भारत का राष्ट्रपति है उसका जो पद है वो शासन का औपचारिक प्रमुख है केवल। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है और इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कथन ए और कारण आर, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, बिल्कुल है। कारण आर दिया है, भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये इसका कहना है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, बिल्कुल है। और कारण आर कह रहा है कि भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यही तो संसदीय प्रणाली है भारत में। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें दिया है, भारत ने शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई है जिसकी मूल पहचान यह है कि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका या विधायिका, ठीक है, जिसमें संसद विशेषतः निम्न सदन जिसे क्या कहते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान इस उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 75 सब क्लोज 3 संघ के लिए है। ये इसमें क्या दिया गया है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है जी। और अनुच्छेद 164 सब क्लोज 2 राज्यों के लिए है। इसमें मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यही सिद्धांत संसदीय शासन का केंद्रीय लक्षण है, कार्यपालिका का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। तो अभिकथन ए सही है, आर भी सही है और आर संसदीय प्रणाली की परिभाषात्मक विशेषता बताकर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए ऊपर अभी क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि भारत में ये कथन कारण वाला क्वेश्चन जो था उसमें दिया था कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। ठीक है, तो कारण आर दिया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। आईएएस प्री एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है,
भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75 सब क्लोज 3 संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद या लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। यदि विश्वास खो देती है तो गवर्नमेंट चली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। संसदीय स्वरूप के संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। सी दिया है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये IAS प्री एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ये लगातार IAS और PCS दोनों परीक्षाओं में पूछ रहा है। ठीक है। यानी कार्यपालिका जो है या मंत्रिपरिषद विधानमंडल या विधायिका या संसद कह लो, राज्यों के मामले में विधान मंडल कह लो, ठीक है, उसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। भारत के संदर्भ में संसदीय प्रणाली में निम्न में से कौन सा से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? ठीक है। नंबर 1, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। 2, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। देखिए, हमने ऊपर वाला भी कथन पढ़ लिया कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, और दूसरा भी हमने पढ़ लिया कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। यानी कि ये मंत्रिपरिषद है जो ये मंत्रियों की बात कर रहा है, या कार्यपालिका कह लो। ठीक है। तो दूसरा भी ठीक है। अब तीसरा दिया है इसने, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नहीं, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति अध्यक्ष नहीं होता है मंत्रिमंडल का। भारत में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। ठीक है। तो 1 और 2 ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। और इसकी अब व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या कह रही है। अनुच्छेद 75 सब क्लोज 5 में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। अर्थात मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 सब क्लोज 3। इसलिए यह कथन 2 भी सही है, क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। भारत में राज्य या राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। वही व्याख्या में दिया है जो मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है। तो देखिए, इसने दिया है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। नहीं, विधायिका और न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व है भारत में। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है? नहीं, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं? नहीं, एक ही स्थान पर हैं दोनों। डी दिया है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है? नहीं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह भारत में नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, यही आंसर हो जाएगा इसका, ई। बिहार PCS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रही है। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका व विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था वही इसने व्याख्या में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है इसने, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो इसने दिया है ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। बी दिया है ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नहीं, दोनों ही कथन ठीक नहीं है ये। अब आगे देखते हैं। इसमें दिया है सी में, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। ये हमने पीछे कई क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसमें दिया है सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। यही सी आंसर दिया है इसने। आईएएस प्री एग्जाम 2017 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं। किसमें होती हैं? राष्ट्रपति में। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी व्याख्या दी है इसने, राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है जैसे अमेरिका में, तथा इसका प्रयोग वह विधायिका से पृथक और स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल है। दूसरा दिया है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल है। चौथा दिया है इसने, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। ठीक है, नहीं, एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है। 7वीं अनुसूची में आपने पढ़ा होगा पीछे कितनी अनुसूचियाँ दी गई है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। ठीक है, तो राज्य और केंद्र के मध्य स्पष्ट शक्तियों का विभाजन दिया गया है। तो इसमें 1, 2, 3 कोट सही हैं, बी आंसर है इसका। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2009 और लोअर में 2008 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है? लोकतांत्रिक गणतंत्र संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति यूनिफाइड अथॉरिटी का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया है। लगभग वही कहा है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में दिया है इसने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है। दूसरा दिया है, भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है। देखिए, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था भी है और प्रभुता संपन्न राज्य भी है भारत। तीसरा दिया है इसने, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। ये भी बिल्कुल ठीक है। चौथा दिया है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। देखिए, कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा हमारे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है, तो ये भी ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 सब के सब ठीक है। यूपीपीसीएस मेंस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, डी आंसर है इसका। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है तथा यह एक प्रभुता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी अभिव्यक्त किया है और राज्य को यह निर्देश दिया है कि वह जन कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्न करे। साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक मूल्यों के
संवैधानिक संरक्षण और लोकतांत्रिक जीवन शैली के आधार पर लोकतांत्रिक माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? देखिए, ये डी आंसर दिया है इसने, सत्तावादी सरकार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने MP MLO का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ सत्तावादी सरकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, किससे होता है? भारतीय संविधान से। आंख बंद करके सब शक्तियां जो है संविधान से प्राप्त होती है। UPPCS मेंस 2017 और MPPCS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी व्याख्या दी गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारतीय संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में किया गया है। यहाँ नहीं दिया गया, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, अभी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। अभिकथन A है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। कथन R दिया गया है, भारत का अपना एक संविधान है। ठीक है, तो देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसने कारण R दिया है कि भारत का अपना एक संविधान है। तो भारत का एक अपना संविधान है, इस कारण से जो है भारत एक लोकतांत्रिक देश है? नहीं। देखिए, जो सर्वोच्च शक्ति है वो भारत की जनता के पास है कि हर 5 वर्ष बाद यहाँ जनता अपनी मनपसंद सरकार को चुन सकती है इलेक्शन द्वारा। ठीक है, तो इस लोकतांत्रिक देश का मतलब ये है। तो ए भी ठीक है कि लोकतांत्रिक देश है, और कथन R भी ठीक है कि भारत का अपना एक संविधान है। लेकिन कथन R A की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो A और R दोनों सही है, लेकिन R A की व्याख्या नहीं करता है। UPPCS प्री एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये उद्देशिका के जो प्रथम 2-3 लाइन है वो शब्द दिए गए हैं। अच्छा, तो ये उद्देशिका से दर्शित होता है। ठीक है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों, जो MP MLA हम लोग चुन के भेजते हैं, इनके द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पहले व्याख्या देख लेते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है, जो विश्व के संप्रभु देशों के संविधान में सबसे बड़ा और शब्द संख्या के आधार पर सक्रिय संविधानों में अमेरिकी राज्य अलबामा के संविधान के बाद दूसरा सबसे बड़ा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शब्दों के आधार पर किसका संविधान सबसे बड़ा है, तो ये अलबामा राज्य है अमेरिका का। ये भी ध्यान रखिएगा, नया क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इसने जो है इसकी व्याख्या दी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है इसने, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, ये तीनों है। लाल फीताशाही नहीं है इसमें। झारखंड PCS प्री एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी जो व्याख्या दी गई है, लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता एवं प्रभावशीलता आदि सुशासन की विशेषताएं हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है क्या है? ये आपके नीति निर्देशक तत्वों में वेलफेयर स्टेट की अवधारणा दी गई है। तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, या कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दिया है बी आंसर, कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी दिया गया है, जो मैंने बताया है आपको। ये IAS प्री एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या में दिया गया है, कल्याणकारी राज्य नागरिकों के, विशेष रूप से कमज़ोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत या क्रीमी लेयर को, अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए, जो पिछड़ा वर्ग है भारत में, यदि उसकी वार्षिक आय किसी की वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर चली जाती है तो उसको आरक्षण पिछड़ों में नहीं मिलेगा। ये व्यवस्था है। ठीक है, इसका मतलब समझाने का ये है इन 3 लाइनों का। हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विभिन्न विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। ठीक है, ये आंसर है इसका। झारखंड PCS प्री एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। ठीक है, 28 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। समाजवादी राज्य, समाजवादी कहाँ जिक्र किया गया है? ये प्रस्तावना में किया गया है। राजनीतिक समानता, ये भी प्रस्तावना में जिक्र किया गया है। साम्यवादी राज्य का नहीं है। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। और इसकी जो व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या में भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या न्याय या पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता ओबलिक न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका या प्रस्तावना में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पर। 29 में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है? नहीं। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है? नहीं भाई, लोकतंत्र है यहाँ। सी दिया है इसने, भारत एक कुलीन तंत्र है? नहीं भाई, लोकतंत्र है। डी दिया है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? हाँ, संसदात्मक प्रजातंत्र जरूर है। इसका डी आंसर हो गया। UPPCS प्री में क्वेश्चन पूछा गया है और व्याख्या कोई खास नहीं है इसकी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ठीक है, तो जनता है। इसका आंसर जनता हो गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना में दिया गया है, हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। ऊपर पढ़ चुके हैं हम। जनता को अपने प्रतिनिधि MP MLAs निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी न होकर सेवक हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ये हो गई एकल कार्यपालिका। ठीक है, अभी नोट्स में हमने पढ़ा था जो अमेरिका के संविधान, जहां हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पढ़ रहे थे, तो इसका आंसर है एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 32, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल होता है। बी दिया है राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, पीछे पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही है। सी दिया है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है, पीछे पढ़ चुके हैं। डी दिया है ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है, हाँ, तो डी आंसर हो गया इसका। UPPCS मेंस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसकी व्याख्या देख लेते हैं अब। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका या संसद को भंग नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर, अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है इसका आंसर। वहाँ आज भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है, अलग होती है, यानी कार्यपालिका अलग और विधायिका अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सी दिया है जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। हाँ, प्रजातंत्र का अर्थ यही है कि जनता को सरकारों को हर 5 वर्ष बाद चुनने या बदलने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो सी आंसर हो गया इसका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या कहती है। प्रजातंत्र का आशय है जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने बदलने का अधिकार है। भारत में प्रजातंत्र इसी तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार से प्रतिनिधियों ये MP MLAs का चुनाव करती है और ये MP MLAs ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही तरीके से नहीं करते, तब जनता समय समय पर चुनाव के द्वारा इन्हें सत्ता से पराजित कर हटा सकती है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। इसका ए आंसर दिया है इन्होंने, साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ये आपका IAS प्री एग्ज़ाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। एक अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। चूँकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिकों की ज़रूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है।
लोकतांत्रिक नागरिकता एवं बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। इन निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि का विकास करते हैं। अब आप यही ले लीजिए, स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान का ही चुनाव अगर होने लगे तो गांव में हर नुक्कड़ पर बातचीत चलती है, भाई किसको प्रधान चुना जाए, कौन अच्छा है। तो उनके अंदर क्रियाशीलता भी बढ़ेगी और बुद्धि का भी विकास होगा और चरित्र का भी विकास होगा। ठीक है। ऐसे ही जो है सहकारिता के लिए जो चुनाव होते हैं उसमें या MP MLAs के ही होते हैं, उनमें भी ऐसी बातचीत चलती रहती है, चाय पे चर्चा। ठीक है। और गांव में तो हुक्के पे चर्चा होती है। ठीक है। तो इन सब से इन लोगों का, साधारण पुरुषों और महिलाओं का बुद्धि और चरित्र जो है अच्छा होता है। ठीक है। इसका मतलब ये है। 36 है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है हमारा राष्ट्रपति जो है मतलब इलेक्शन द्वारा चुना जाता है। ठीक है। जो हमारा राष्ट्र प्रमुख है, इसलिए इसको भारत को गणतंत्र कहा गया है। तो सी आंसर है इसका। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत शासन वे होते थे जो पुराने रजवाड़े थे, जिसमें राजा की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राजा बन जाता था, वहाँ इलेक्शन नहीं होता था। ठीक है। तो लेकिन आज भारत में प्रजातंत्र है और हमारा राष्ट्र प्रमुख, भारत का राष्ट्रपति, इलेक्शन होता है उसके लिए। ठीक है। तो सी आंसर है इसका। UPPCS में पूछा गया प्रश्न, इसकी जो व्याख्या दी है, गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, वह वंशानुगत नहीं होता है। भारत के राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत एक गणतंत्र है, इसमें अंतर्निहित है। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अभी क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, ये UPPCS मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। हाँ, संघीय व्यवस्था यही है। देखिए, जो हमने 7वीं अनुसूची पढ़ी थी उसमें जो शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र और राज्य के मध्य स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसे ही संघीय व्यवस्था कहा गया है या परिसंघीय कह लीजिए। ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कोई राज्य संघात्मक अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है इसने, भारतीय संविधान कैसा है। ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है, यहाँ UPPCS मेंस 2012 में पूछा गया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। कुछ उपबंध यानी कि ऐसे हैं भारतीय संविधान के कि संसद द्वारा उन्हें साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जाता है। ठीक है। जबकि कुछ उपबंध संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, और कुछ उपबंध ऐसे हैं कि जो 2/3 बहुमत से पास होते हैं, वो अनुच्छेद 368 के अधीन प्रक्रिया होती है। ठीक है।
और साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद विशेष बहुमत प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, यानी कि भारत की जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 होना चाहिए और टोटल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। ठीक है, तो और उसके बाद भी आधे से अधिक राज्यों का विधानमंडल है उनका अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है। जैसे जीएसटी पारित किया गया था तो ये विशेष बहुमत से पारित किया गया था जीएसटी। ठीक है, इसका अर्थ ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में कौन सा है? ए दिया है सामूहिक उत्तरदायित्व दोनों जगह है, भारत और इंग्लैंड में। बी दिया है न्यायिक समीक्षा। हाँ, न्यायिक समीक्षा इंग्लैंड में नहीं है, भारत में है। देखिए, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनर्वाविलोकन या जुडिशियल रिव्यू एक ही बात है। ये भारत में जो अवधारणा ली गई है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है, जो भारत में तो है लेकिन ब्रिटेन में नहीं है, तो यही अलग है। इसका बी आंसर हो गया है। ठीक है, बाकी द्विसदनीय व्यवस्थापिका भारत और इंग्लैंड दोनों में है। वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका भारत और इंग्लैंड दोनों में है। अच्छा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद एकल संहिताबद्ध लिखित संविधान के अभाव तथा असंहिताबद्ध कह लो संविधान की परंपरा के कारण संप्रभु निकाय है। इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है, ठीक है, लेकिन संप्रभु राष्ट्र है वो। जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्य प्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है। ठीक है, देखिए, अगर संसद कोई भी एक्ट पास करती है या कानून पास करती है, ठीक है, तो या संविधान संशोधन करती है तो उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे विधान को वहाँ तक शून्य घोषित कर सकता है जहाँ तक वो भारत के संविधान के मूल ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, तो इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 में देख लेते हैं क्या है। 41 में दिया गया है साहब, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण आर दिया है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ठीक है, तो कथन दिया है इसने कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। बिल्कुल है, हमने कई बार पढ़ लिया है इस चीज़ को। ठीक है, और कारण आर दिया है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। हाँ, केंद्र शक्तिशाली है, कुछ मामलों में केंद्र को अधिक शक्तियाँ प्राप्त है भारत में। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है इसलिए संघीय प्रणाली का प्रावधान है नहीं। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन कारण आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी आंसर होना चाहिए, बी है। ठीक है, ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। देखिए, 7वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, इनके माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य स्पष्ट शक्तियों का विभाजन किया गया है। ये वही बात कहना चाह रहा है यहाँ पे। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान जैसे आपात उपबंध, अवशिष्ट शक्तियाँ, समवर्ती सूची पर संसद की प्रधानता है। ठीक है, संसद को यानी कि केंद्र को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, एक शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। ठीक है, इसी के कारण जो है ये केंद्र क्या है हमारे देश में शक्तिशाली है। ठीक है, तो
आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप इससे पूर्णतः लाभान्वित होंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।